यार ये बंद कर दो, बंद कर दो। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना है। कल जो सवाल किया था उसमें रिवैल्यूएशन के बाद डेप्रिसिएशन ज़्यादा हो गई थी, पहली रिवैल्यूएशन के बाद एक 20 से एक 25 हो गई थी, तो उसका कुछ किया नहीं। चलें आज करते हैं। वो कल की एक एंट्री आपने प्रोसेस की, कौन सी? लास्ट नेट की थी वो। अच्छा, उसमें वैल्यूज पे मसला है या जो पीएनएल में जो अमाउंट गई है सर, उसका थोड़ा सा है कि वो अमाउंट कैसे चलें कल जो किया था वो आखिरी एंट्री दोबारा सुन लें। कल आखिरी रिवैल्यूएशन पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेट करने के बाद बिल्डिंग में बैलेंस कितना रह गया था? 332, जबकि फेयर वैल्यू तक लाना था इसको कितनी? कितना बढ़ाना है? 360। तो बिल्डिंग हो जाएगी डेबिट 368। ये 68 था, वो 32 था। बिल्डिंग हो जाएगी डेबिट 332। जिनसे ये 368 ही नहीं निकला वो कैलकुलेटर पकड़ लें और बिल्डिंग को डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस करके देख लें, ये निकल आएगा। और मैंने ये भी कहा था कि ये जो भी कैलकुलेशन है आपको जो मुश्किल लग रही है, इसका एक टेबुलर मेथड बता दूंगा, ये हो जाएगी आसान। अभी सिर्फ डेबिट क्रेडिट पे फोकस करें। अब ये वैल्यू जो बढ़ गई, पहले पिछले 2-3 साल में वैल्यू डाउन हुई थी और इतनी डाउन हो गई थी कि पहले सरप्लस खत्म हुआ था, फिर लॉस हो गया था। तो कितना कितना लॉस हुआ था? 170 हुआ था, एक और 18। जैसे बैड डेट की मैंने मिसाल दी थी कि जब हालात खराब होते हैं, जब लगता है कि कस्टमर पैसे नहीं देगा, तो हम बैड डेट बना लेते हैं, और जब वो कल को पैसे वापस देने आ जाएगा तो उसको मना थोड़ी करेंगे कि नहीं अब बैड डेट बना लिया। तो जब बैड डेट राइट ऑफ किया था तो एक्सपेंस बना था, जब कल को रिकवर होगा तो इनकम बन जाएगी। तो इसी तरह से ना, जब पहले कभी रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड हुई थी तो हमने इतना लॉस बनाया था, एक्सपेंस बनाया था। अब हालात अच्छे हो गए हैं वापस, पहले वैल्यू मार्केट में गिर रही थी, अब दोबारा बढ़नी शुरू हो गई। तो अब जब हालात अच्छे होने शुरू हो गए तो पहले हालात अच्छा, ये जो हमने लॉस बनाया था क्या बिल्डिंग टूट गई थी? बिल्डिंग वही है, बस सिर्फ मार्केट के हालात चेंज हुए थे, वैल्यूज डाउन हो गई थी तो लॉस बना लिया था। अब जब हालात वापस अच्छे हो गए तो जो लॉस बनाया था वो रिवर्स हो जाएगा। तो अब हम इसको ऐसा करते हैं कि रिवर्स करने के लिए इनकम बना लेते हैं, लेकिन इसकी वजह से जो कमरे में बाकी चीजें गिर गई थी उनको भी फिर ठीक जगह पर रखना है। तो इनको लॉस पीएनएल में चार्ज करने के बाद डेप्रिसिएशन थोड़ी चार्ज होने लग गई थी, लेकिन ये जो थोड़ी या ज्यादा है ये कंपेयर करना है कॉस्ट मॉडल से। अगर ये बिल्डिंग कॉस्ट मॉडल पे रहती, 12 लाख की बिल्डिंग, 10 साल यूजफुल लाइफ, तो 1/20 डेप्रिसिएशन हुआ करती है। तो जितनी कम हुई है फिर वो कमी भी पूरी करेंगे। कितनी कितनी कम? तो फिर इस कमी को पूरा करना है, यानी डेप्रिसिएशन और बनानी है, तो इनको एक्सपेंस बनाना है। अब हम ये बहुत सारा काम करना चाह रहे हैं तो क्यों ना उसका नेट कर लें। अब नेट ये है कि ये इनकम बनानी है, ये एक्सपेंस बनाना है। तो नेट रिजल्ट ये निकला कि 107 इनकम बना लेते हैं। तो ये वो इनकम बनाने के लिए पीएनएल क्रेडिट किया। और अब जो मजीद एक्स्ट्रा क्रेडिट चाहिए, पिछला काम खत्म हो गया, अब ये वापस उसी तरफ चलेगी बात, रिवैल्यूएशन सरप्लस। ये की थी आखिरी एंट्री जी। अगर इसके बाद भी कॉल ही नहीं किया तो फिर हम उसको शिफ्ट कर देते हैं इधर ही होगी। कैसे? तो अगर एक और रिवैल्यूएशन हो कहता है कि आप 2020 के लिए भी कर दें, ठीक है कर लें फिर। तो फिर हमने ये जितना प्रोसीजर किया है, जितने लेवल में एंट्री की है, इनकम जो ऐड। अच्छा, आपके सवाल को मैं चेंज कर देता हूँ, वो ऐसे कर देता हूँ कि
ये सारा 107 है, ये क्रेडिट कर दिया, क्या पता वैल्यू बढ़ी सिर्फ 20 आ रही होती। अभी तो 332 नहीं, मैं खुद चेंज करूँ ना सवाल, अपना सवाल अभी रहने तो, ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ। ये 332 डेबिट हो रहा है, तो हमने पहले ये सारा रिवर्स किया, इनकम बनाई और बाकी सरप्लस, क्या पता ये सिर्फ 32 होता, फिर क्या करते? ठीक है, मैं तो वो कैमरे की क्लास रुकने की बात कर रहा था। अच्छा, ये जो इस वक्त एक मसला बताया कि अगर बिल्डिंग 332 होती तो फिर तो हम लॉस में कितना करते? 30। तो इन सवालों का जवाब अभी आएगा प्रैक्टिस में, बहुत सारी वैरायटी, जो वैरायटी आप कहेंगे उसका सवाल बना दूंगा। अच्छा, जो पेज खाली छोड़ा हुआ था उसमें एक एंट्री लिख दी थी, दूसरी एंट्री, ये ना आपको वैसे भी सवाल कर करके याद हो जाना है, नोट्स तो मैं बनवा रहा हूं लेकिन ये याद हो जाना है आपको। ये जो खाली पेज पे नोट्स बनवा रहा हूं ना, ये अभी लिख तो लें लेकिन ये सवाल कर करके याद हो जाने हैं आपको। पहली एंट्री मैंने की थी क्या? दूसरी एंट्री होती है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। ये दो एंट्रीज होती हैं, चाहे रिवैल्यूएशन अपवर्ड है चाहे डाउनवर्ड है। ये जो पेज खाली छोड़ा था उसकी बात कर रहा हूं। पहली एंट्री होती है एक्यूमुलेटेड को एलिमिनेट करना। अच्छा, ये ऑनलाइन वालों को ना अभी दरमियान में कुछ लगा हो जाए, जैसे कटिंग हो गई है तो वो बेकार बात है, वो काम की बात अभी शुरू हुई है, तो ऐसे कटिंग वाला कोई मसला नहीं है। जो एंट्रीज कर रहे हैं, चाहे रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड हो चाहे अपवर्ड हो, एक्यूमुलेटेड को एलिमिनेट ही करना है और ऐसे ही करना है। कैसे ही? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। तो पहली एंट्री तो वही होगी। दूसरी एंट्री डिपेंड करता है कि रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुई है या डाउनवर्ड हुई है। अगर अपवर्ड हुई है तो डेबिट क्या होगा? बिल्डिंग तो नहीं हमेशा होगी, एसेट। कितनी अमाउंट से? यानी फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट का जो डिफरेंस है। हम एसेट को रीवैल्यू करके फेयर वैल्यू तक पहुंचा रहे हैं, तो अपवर्ड। पहली एंट्री कर रहे हैं। हैं जी? पहली कौन सी? ये 2 है, दूसरी एंट्री कर रहा हूं ना। मैंने जो नोट्स के लिए पेज खाली छोड़ा था ना, मैंने उसमें कल पहली तो बता दी थी, कल ही बता दी थी, कल बताई थी मैंने पहली, तो वो पहली थी ना, ये दूसरी। हम रिवैल्यूएशन के टाइम पे 2 एंट्रीज करते हैं, एक एक्यूमुलेटेड को एलिमिनेट करते हैं और दूसरा एसेट को डेबिट या क्रेडिट करके रिवैल्यू करते हैं। तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन का मतलब है कि फेयर वैल्यू ज्यादा है, एसेट को बढ़ा के फेयर वैल्यू तक पहुंचाना है। तो ये एंट्री, जैसे जो पहली दफा रिवैल्यूएशन की थी, एसेट को बढ़ा के कितने से बढ़ाया था? 40,000 से बढ़ाया था ना। उसकी कैरिंग अमाउंट 960 थी, उसको 1 मिलियन तक लेके गए थे, ये मुराद है अपवर्ड थी। तो 960 थी कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू 1 मिलियन थी, तो ये 40 से होगी, यानी फेयर वैल्यू में से हम ये इतने से डेबिट होगा। क्रेडिट क्या होगा? अच्छा, मैं आपको चूंकि ये पूरे कंप्रीहेंसिव नोट्स बनवा के दे रहा हूं, तो क्रेडिट करने के लिए पहला नंबर आएगा P&L का। मैं तो ये कंप्रीहेंसिव बता रहा हूं ना, अब तो पूरा पढ़ लिया, तो ये इसको मैं कंप्रीहेंसिव कवर कर रहा हूं। जब रिवैल्यूएशन अपवर्ड होगी तो पहले ये देखना पड़ेगा कि ये पहली दफा हुई है या उससे पहले कोई लॉस अभी तक आ रहा है। अगर कोई लॉस आ रहा है तो पहले उसको खत्म करेंगे P&L में क्रेडिट करके। और ये किस हद तक इस अमाउंट में जाएगा? ये जाएगा अप टू द अमाउंट ऑफ लॉस कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट। ये जो कल 107 किया था वो ये किया था, अप टू द अमाउंट ऑफ लॉस प्रीवियसली चार्ज इन P&L फॉर दैट एसेट नेट ऑफ अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन। और अगर मजीद क्रेडिट की जरूरत है तो फिर रिवैल्यूएशन, यानी दूसरा नंबर रिवैल्यूएशन सरप्लस का आएगा। जो भी मजीद एक्सेस है, यानी एक्सेस गेन, अच्छा अब इस गाइडेंस के मुताबिक कल वाली पहली एंट्री देखते हैं।
जब पहली दफा रिवैल्यूएशन हुई थी 40,000 डेबिट, तो क्या पहले कोई पिछला लॉस था? नहीं, इसलिए सरप्लस क्रेडिट। आखिरी वाली एंट्री 332 बिल्डिंग डेबिट, चूंकि पहले पिछला लॉस था तो वो नेट ऑफ डेप्रिसिएशन करके 107 क्रेडिट, और जो एक्स्ट्रा था वो सरप्लस क्रेडिट। और अगर रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड हो जाए, यानी एसेट को कम करना है, तो ये दूसरी और तीसरी रिवैल्यूएशन, कल वाले सवाल की दूसरी और तीसरी, एसेट तो हो जाएगा क्रेडिट। कितने से? यही जो उनका डिफरेंस है। डेबिट के लिए पहला नंबर ये देखना पड़ेगा कि क्या इस एसेट के लिए पहले से कोई वो सरप्लस मौजूद है। अगर है तो पहले उसमें डेबिट जाएगा, अगर उसी ने बर्दाश्त कर लिया तो ठीक है। जितना सरप्लस में बैलेंस मौजूद है उससे ज्यादा डेबिट नहीं कर सकते, जितना है उतना ही खत्म होगा। तो अगर तो उससे ज्यादा फॉल आ रहा था तो फिर ये खत्म होगा, और दूसरा नंबर P&L का है। जो भी इजाफी लॉस है वो P&L हो जाएगा। अब जो कल दूसरी दफा रिवैल्यूएशन की थी वो हमने ये काम किया था, और तीसरी दफा में ये था ही नहीं, इसलिए डायरेक्ट P&L किया था। तो ये जो कल काम किया था ना, ये उसके कंप्रिहेंसिव आपके नोट्स हो गए, लेक्चर नोट, कि जब भी रिवैल्यूएशन होगी, वो जो पेज छुड़वाया था ये हो गया पूरा। हाँ अच्छा, जी भी आएगी वैरायटी। शुरू होगा तो बताएं, खुद ही बताएं क्या होगा, तो फिर सही जाएगी, डेबिट होगा। हाँ जी, अब जो जगह बच गई है वो देख लें, कोई गमला रख लें, कोई तस्वीर बना लें, कोई। ये वाला सारा पोर्शन दोबारा सुने। जब भी एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे होगा तो जब भी जरूरत पड़ेगी रिवैल्यूएशन की, असल रूल क्या है? जब कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू में डिफरेंस ज्यादा हो। आपके लिए क्या है? जब कहिए फेयर वैल्यू तब रिवैल्यूएशन करनी है। सवाल देख के पहचाना जाएगा कि ये रिवैल्यूएशन मॉडल का है, इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं, आराम से पहचाना जाता है। तो जो फेयर वैल्यू जिस दिन की डेट होगी, मतलब उस दिन रिवैल्यूएशन करनी है। दो एंट्रीज, पहली एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, जिस अमाउंट से जितनी भी उस वक्त एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रही है। दूसरी एंट्री एसेट की रिवैल्यूएशन, या तो अपवर्ड करना होगा, तो अपवर्ड है तो एसेट को बढ़ाना है डेबिट। क्रेडिट करते हुए पहले देखें कहीं लॉस तो नहीं है, अगर है तो वो नेट ऑफ डेप्रिसिएशन वो यहां आएगा। मजीद बढ़ाना है तो सरप्लस क्रेडिट, डाउनवर्ड करना है एसेट क्रेडिट। डेबिट लॉस में चार्ज करने से पहले देखें सरप्लस तो नहीं है, अगर है तो पहले सरप्लस जाएगा, उसके बाद अगर जरूरत हुई तो P&L में आएगा। अब इसकी प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और है, इसी से कनेक्टेड है, फिर प्रैक्टिस है। और वो टॉपिक जो है ना, वो उस बात का जवाब है कि जब रिवैल्यूएशन के बाद डेप्रिसिएशन बढ़ गई थी तो उसका क्या करना है। ये नोटेड? अच्छा, अब अगर आपके पास जगह बची हुई है पूरा पेज, तो चलें उसको यूज कर लेते हैं। ये जो अब बताने लगा बेशक उस पेज पे लिख लें, आ जाएगा इंशाल्लाह। नहीं, ये मजीद क्या लिख दिया है? अच्छा, नहीं आ जाएगा। मैंने कहा जगह बच गई है, अगर यूज करना चाहें तो। अगर किसी को किराए पे देनी है तो ना लिखें, आप अगले किसी पेज पे लिख लें। बस वो जो एंट्रीज बतानी थी ना, वो हो गई पूरी। रीवैल्यूएशन की जो अकाउंटिंग थी वो हो गई है पूरी, जो आपको मैंने दो एंट्रीज बताई थी, ये काम हो गया पूरा। अब रीवैल्यूएशन की अकाउंटिंग बस यही है, रीवैल्यूएशन मॉडल ही में रहते हुए एक और एक्स्ट्रा काम करना होता है। अब वो सिखाने लगा। जगह वही है तो वहां लिख लें, नहीं तो आज वाले लेक्चर में लिख लें, जहां मर्जी लिख लें, बस एक एक्स्ट्रा टॉपिक। और इस टॉपिक में जवाब है उस बात का कि वो जो डेप्रिसिएशन ज्यादा हो रही थी तो उसका क्या करना है। इसमें भी ऐसे ही है, मैं आपको ये लिख के दे रहा हूं, समझा रहा सारा, आपको भी सवाल में कर। इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कल का दिन प्रैक्टिस में लगाऊंगा, जो भी थोड़ा बहुत कल होगा। टॉपिक है जी, ट्रांसफर फ्रॉम रीवैल्यूएशन सरप्लस टू
रिटेन्ड अर्निंग्स। लोगों के बच्चे उठा दो। रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग्स को ट्रांसफर करना है। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है ये समझाता हूं। ये मिटा दो। ये जो बात मैं भी बताने लगा हूं ना, इसको हमने फिर से डिस्कस करना है। एक चैप्टर पढ़ना है कंपनी की इक्विटी की चेंजेस स्टेटमेंट, तो इसको मैं फिर से बताऊंगा। अभी मुझे जितनी जरूरत है उतना बता रहा हूं। आपने बचपन में सोल ट्रेडर पढ़ा था, तो इसकी बैलेंस शीट बनाते हुए इक्विटी में क्या आ रहा होता है? कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट, और इन फिगर्स को नेट करके जो आंसर आता है ये फाइनल कॉलम में बैलेंस शीट में आ जाता है। ये कैपिटल ही होता, ये कैपिटल ही है। जब अगले साल की बैलेंस शीट होगी तो यहां से शुरू हो रहा होगा, है ना? फिर उस अगले साल की ड्राइंग्स, अगले साल का प्रॉफिट। यानी आप फेस पे बेशक ऐसा कर भी दें, लेकिन होती ये एक ही चीज थी जिसको कैपिटल कहते थे। पार्टनरशिप तक पहुंचे थे? चलें, जो नहीं पहुंचे थे कोई बात नहीं, जो पहुंचे थे वो सुन लें। पार्टनरशिप में, इक्विटी में एक होते थे पार्टनर्स के कैपिटल और एक होता था करंट। ये भी इक्विटी का हिस्सा था। करंट अकाउंट में क्या आ रहा होता था? सब कुछ, गुडविल को छोड़ के प्रॉफिट्स और ड्राइंग्स। प्रॉफिट्स वो सब प्रॉफिट्स थे, सैलरीज कमीशन सब प्रॉफिट होता है। यानी सोल्ड ट्रेडर में ओनर की इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट्स, ड्राइंग्स वो सब एक नाम से आ रहे होते हैं। पार्टनरशिप में हद क्या है कि कैपिटल को अलग कर लेते हैं और बाकी जो चीजें हैं वो अलग आ जाता है करंट। कंपनी में कुछ ऐसा होता है कि इक्विटी में एक तो होता है कैपिटल, और ये कैपिटल बस सिर्फ कैपिटल ही है जो ओनर्स ने इन्वेस्ट किया था। इसके अलावा जो कुछ भी है, जो कि काफी सारी लिस्ट होती है, उनको कहते हैं रिजर्व्स। ये चीज दोबारा मैं डिटेल से बताऊंगा। अभी मुझे इसमें से सिर्फ 2 नाम चाहिए थे, इसलिए इंट्रोडक्शन समझ लें बस। इनमें बहुत सारे नाम होते हैं। इनमें से एक नाम होता है रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये जो कल इंट्रोड्यूस करवाया, और एक नाम होता है रिटेन्ड अर्निंग्स। वो जो कुछ इसका कॉन्सेप्ट था ना, ये वैसा सा कॉन्सेप्ट है। करंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या था? बल्कि रहने दें, पार्टनरशिप नहीं पढ़ी भी बहुत सारे लोगों ने, मैंने इसका जिक्र नहीं किया, यही बताता हूं। कंपनी की इक्विटी में बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी। तो कंपनी की इक्विटी होती है, उसमें कैपिटल के अलावा और भी आइटम्स होती हैं, वो सब रिजर्व्स हैं। है ये सारी इक्विटी। यानी इक्विटी क्या होती है? जो ओनर्स का बिजनेस पे हक है। क्यों हक है? क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया था और उसके बाद वो बिजनेस कमाता रहा है उनके लिए। या इसके लिए एक और वर्ड होता है नेट एसेट्स। ये नहीं सुना? इक्विटी को नेट एसेट्स भी कहते हैं। नेट एसेट्स यानी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये इक्विटी होती है। तो इक्विटी होती है ओनर्स का बिजनेस पे हक। अब ओनर्स का बिजनेस पे हक क्यों है? क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया था, और आज तक बिजनेस ने जो प्रॉफिट्स कमाए वो भी तो ओनर्स का ही हक है ना। और अगर वो ओनर्स ने नहीं ड्रॉ किया हुआ तो वो हक उनका भी बिजनेस में कायम है। ये सब होते हैं रिजर्व्स। इनमें से एक आइटम है रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स होती है आज तक के कमाए हुए प्रॉफिट्स जो अभी ओनर्स में बांटे नहीं है। रिटेन्ड, आज तक के कमाए हुए प्रॉफिट्स, अर्निंग्स जो ओनर्स को नहीं बांटे। अगर इसकी कैलकुलेशन की बात करें तो हर साल जो बिजनेस नेट प्रॉफिट कमाता है वो इसमें ऐड होता जाता है। सोल ट्रेडर में तो इसमें ऐड होता था ना, कंपनी के केस में वो रिटेन अर्निंग्स में ऐड होता जाता है। और जिस तरह से ये ओनर पैसे ड्रॉ करता था, कंपनी में ड्राइंग नहीं होती,
कंपनी में डिविडेंड होता है। नेचर आप उसकी ड्राइंग्स की तरह की समझ लें। तो जो बिजनेस हर साल प्रॉफिट कमाता जाता है, नेट प्रॉफिट, वो रिटेन अर्निंग्स में ऐड होता रहता है, और माइनस क्या होता है, जो डिविडेंड ओनर्स को बंट रहा होता है। ये डिविडेंड भी हमने आगे जनवरी में तकरीबन पढ़ना है जाके। समझने के लिए आप उसको ड्राइंग्स जैसी चीज समझ सकते हैं, फिलहाल याद रखने के लिए। तो रिटेन्ड अर्निंग्स बैलेंस शीट में इक्विटी में आने वाला एक अकाउंट है जिसमें क्या क्या प्लस क्या क्या माइनस होता चला जा रहा है। जो नेट प्रॉफिट है वो ऐड होता जा रहा है और डिविडेंड लेस होता जा रहा है। डिविडेंड है जो ओनर्स को बांट दिया, तो प्रॉफिट हुआ 100 ऐड हो गया, डिविडेंड बांटा 20 लेस हो गया, तो बाकी 80 रिटेन हो गया ना, इसलिए उसको रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं। और चूंकि बैलेंस शीट है तो फिर ये सीडी बीडी बीडी सीडी होता रहेगा, हर साल का प्रॉफिट इसमें ऐड होता जा रहा है, डिविडेंड लेस होता जा रहा है, क्योंकि बैलेंस शीट आइटम है। ये फॉर द ईयर चीज होती है, ये एज एड, ये क्लोजिंग क्यूमुलेटिव बैलेंस होते हैं। तो रिटेन्ड अर्निंग्स हर साल का कमाया हुआ प्रॉफिट इसमें ऐड होता जा रहा है, हर साल बढ़ता जा रहा है, और डिविडेंड इसमें से लेस होता जा रहा है। तो इस टॉपिक के लिए मुझे बस ये दो नाम इस्तेमाल करने हैं इक्विटी के, एक रिवैल्यूएशन सरप्लस और एक रिटेन्ड अर्निंग्स है। ये दोनों इक्विटी ग्रुप की आइटम्स। इससे ज्यादा इक्विटी पे बात अगले जो चैप्टर पढ़ाना है तब होगी, करना है तो कर लें। लेकिन अगर ये ऐसे कीड़े मकोड़े नोट करेंगे तो क्या नोट करेंगे, जो इसमें बात बताइए ना वो बात नोट कर लें जो करनी है। ठीक है, नोटेड। किस ग्रुप से ताल्लुक है इसका? इक्विटी। इक्विटी यानी इक्विटी ही ग्रुप के एक अकाउंट से एक अमाउंट ट्रांसफर होकर दूसरे अकाउंट में जाएगी। कैश एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में जमा कराने को नहीं कह रहा। इक्विटी ग्रुप का एक अकाउंट है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में एक अमाउंट ट्रांसफर होगी, अमाउंट डबल एंट्री, कैश फिजिकल मूव करने की बात नहीं हो रही। जस्ट एक अमाउंट है जो एक अकाउंट से निकाला करेंगे और दूसरे अकाउंट में डेबिट क्रेडिट ट्रांसफर कर दिया करेंगे। ऑनलाइन है, अरे यार दोबारा सुने। कोई बैंक अकाउंट नहीं है इनके अपने अपने कि एक के अकाउंट से पैसे निकाले और दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। प्लांट एंड मशीनरी की रिपेयर्स का एक अकाउंट है, एक्सपेंस है अकाउंट। और एक अकाउंट है बिल्डिंग की रिपेयर्स का। फैक्ट्री बिल्डिंग की रिपेयर्स करवाई तो अकाउंटेंट ने उसको रिपेयर्स प्लांट एंड मशीनरी में डेबिट कर दिया। बाद में पता लगा कि नहीं ये वाला अकाउंट नहीं, ये वाला अकाउंट इस्तेमाल होना चाहिए था, तो क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे और इस अकाउंट में डेबिट आ जाएगा, यानी एक अमाउंट यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगी। तो पैसे कहां दे रहे होंगे, पैसे नहीं हो रहे फ्लो, ये जस्ट एक अमाउंट है जो बुक्स में एक टी अकाउंट से दूसरे टी अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये उस तरह का काम होने लगा। अच्छा, जो यहां लिखूंगा
वो समझाऊंगा सवाल के साथ। तो अभी लिखते हुए क्यों नहीं है, क्यों सवाल के साथ है। इसमें ना 3 चीजें बतानी है मैंने। ट्रांसफर करना है तो कैसे ट्रांसफर करना है, यानी एंट्री, कब ट्रांसफर करना है, कितना ट्रांसफर करना है। तो पहला सवाल के कैसे ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर ऐसे करना है कि रीवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग्स को ट्रांसफर करना है। तो दोनों ही इक्विटी आइटम है, इक्विटी कम हो तो डेबिट या क्रेडिट, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस कम हो रहा होगा, ये डेबिट, और रिटेन अर्निंग्स बढ़ रही होगी तो क्रेडिट। क्यों कर रहे हैं काम, नहीं बताया अभी नहीं बताया, सवाल में बताऊंगा। अच्छा, कब और कितना, इन दोनों सवाल का जवाब ना एक साथ है। नहीं, अकाउंट नहीं बन रही है। मैं यहां पर ये लिखूंगा कि तब इतना ट्रांसफर करना है और तब इतना ट्रांसफर करना है। देखो इतना आसान है, तब इतना और तब इतना। एक तब ये है कि जब भी रीवैल्यूएशन के बाद डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ करेगी तो तब हम ट्रांसफर किया करेंगे, यानी ये एंट्री किया करेंगे। जी लिख रहा हूं। हर साल जब रीवैल्यूड अमाउंट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी तब इतनी अमाउंट से ही एंट्री होगी। अच्छा, कितनी अमाउंट से अमाउंट होगी, उसको कहते हैं इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, यानी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की अमाउंट से तब ये एंट्री होगी। हर साल इस अमाउंट से ये एंट्री हुआ करेगी जब डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी। डेप्रिसिएशन बड़ी थी जी, वो अमाउंट। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन वो अमाउंट है जो डेप्रिसिएशन ज्यादा आई थी। तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी मैं आपको यहां एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये क्या है। ये है जी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर माइनस डेप्रिसिएशन फॉर दैट ईयर ऑन कॉस्ट मॉडल। ये होती है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर यानी 1,25,000 माइनस वो जो कॉस्ट मॉडल पे होती 1,20, तो उस 5,000 को इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कहेंगे। और उसकी एंट्री जब डेप्रिसिएशन की एंट्री हो रही थी 1,25 की, तो साथ इस 5,000 की भी एंट्री होगी ये। और ये काम तो चलो हर साल चलता रहेगा। फिर फाइनली जब एसेट बेच दिया जाएगा तो एसेट को बुक्स में से निकाल देंगे, इसको कहते हैं डी रिकॉग्निशन। तो जब एसेट ही बुक्स में से निकल गया तो फिर उसके सरप्लस को बुक्स में रखेंगे तो याद आया करेगा एसेट, तो सरप्लस भी हम निकाल देंगे। तो फाइनली एट द टाइम ऑफ डी रिकॉग्निशन ऑफ एसेट, जब एसेट बिकेगा तो तब भी ये एंट्री करेंगे। और तब अमाउंट क्या होगी ये तो आप खुद ही अगर गौर करें तो बता देंगे। हाँ जी, कितनी अमाउंट उस वक्त जो सरप्लस में बैलेंस बच गया होगा।
एनी रिमेनिंग बैलेंस इन सरप्लस फॉर दैट एसेट। फॉर दैट एसेट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हो सकता है 4-5 एसेट्स हो जो रिवैल्यूएशन मॉडल पे हो, तो प्राय सरप्लस को नहीं ट्रांसफर करना, जो जिस एसेट की बात हो रही है उससे रिलेटेड जो सरप्लस है ये उनकी बातें हो रही है। अकाउंट अलग ना भी बनाए, ये जो अच्छा ये बाकी भी सुन लें, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं नॉलेज के लिए। अकाउंट तो बन रहा होता है फर्नीचर का, अकाउंट तो बन रहा है प्लांट एंड मशीनरी का, लेकिन ये भी तो बिजनेस को पता होना चाहिए ना कितना फर्नीचर है, कितनी शेयर है, कहाँ रखी हुई है। अब जैसे एसी है तो अकाउंटिंग करने वाले एसी का अकाउंट बना रहे होंगे, लेकिन कितने एसी हैं, तो इसके लिए ना अकाउंटिंग रिकॉर्ड से हट के एक रजिस्टर बन रहा होता है जिसमें सारे एसेट्स का एक एक का नाम लिखा होता है, इनकी नंबरिंग की होती है बकायदा, जिस तरह आप लोगों के नंबर होते हैं ना सीआरएन वगैरह, उस तरह एसीज की, चेयर्स की, बेंचेस की, इन सब की कोडिंग हुई होती है और एक एक आइटम का लिस्ट बनी होती है कि ये कब खरीदा था, किससे खरीदा था, कितने का खरीदा था, अभी इस वक्त कहाँ है, रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, ये सब डिटेल रिकॉर्ड मौजूद होता है, उसको फिक्स्ड एसेट्स रजिस्टर कहते हैं। तो इसी तरह सरप्लस के भी हर एक का रिकॉर्ड होगा उसके अंदर। हाँ, टी अकाउंट हम एक ही बना रहे होते हैं, ये नोटेड। अच्छा, इस सब के बारे में एक खत्म हो गया ये। इसके बाद एक बात ये लिख लें कि ये जो ट्रांसफर कर रहा है ना, ये वाला इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, ये IAS 16 ने कंपनी की मर्जी रखी है। पूरी बात सुन लीजिएगा पहले। ये वाला जो ट्रांसफर है, ये नहीं, ये वाला इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन वाला, ये IAS 16 ने ना रिक्वायर नहीं किया, अलाउ किया है। क्या फर्क है? रिक्वायर करते हैं तो फिर तो सबको ये लाजमी करना होता, अलाउड है, कंपनी चाहे तो कर ले, नहीं तो ना सही। तो इसीलिए जो मैंने कल सवाल लिखवाया था, मैंने उसमें एक सेंटेंस लिखवाया था, तो वो चूंकि कंपनी की पॉलिसी नहीं थी तो इसलिए ये एंट्री कल नहीं कर रहे थे। तो ये जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन वाली एंट्रीज हैं, ये IAS 16 की रिक्वायरमेंट नहीं है, इजाजत है, ये कंपनी की मर्जी हुआ करेगी कि ट्रांसफर करना है कि नहीं करना। और स्टूडेंट के लिए बाय डिफॉल्ट करना होता है, अगर खामोशी है तो फिर भी बाय डिफॉल्ट करना होता है। दोबारा सुने, ये जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन वाली एंट्री है, ये कंपनी की मर्जी होती है कि उन्होंने ये पॉलिसी चलानी है या नहीं चलानी। सवाल वाला कह दे नहीं करना ट्रांसफर तो ये एंट्री नहीं करनी, सवाल वाला कहे करनी है, कंपनी की है पॉलिसी तो फिर करनी है, और अगर सवाल में खामोशी है तो फिर भी बाय डिफॉल्ट ये है। लिखने वाली बात है। है जी, लिखवाने वाली बातें खत्म हो गई, अब प्रैक्टिस है। नहीं, वो प्रैक्टिस में हो सकते हैं, वो रिजॉल्व हो। अच्छा जी बताएं। क्वेश्चन ये है कि ये जो कंपनी की पॉलिसी है या नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये जब आपको मैं ये बताऊंगा ना कि क्यों करते हैं ट्रांसफर, तो फिर आपके सवाल का जवाब उम्मीद है हो चुका होगा उसमें। ये लिख लें, फिर सवाल शुरू करते हैं। फिर ये सारी बातें जो लिखाई है ना, ये इंशाल्लाह समझ भी आती जाएंगी और बेहतरी भी होती जाएगी। हाँ जी, नोटेड। चले सवाल लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 960,000, 960, 9,60,000। यूजफुल लाइफ 12 ईयर्स, 12 साल। डेट ऑफ परचेज
1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2014। यूजफुल लाइफ बता दी। अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है। बिल्डिंग वॉज रीवैल्यूड एज फॉलोज। अब उसमें डेट बताऊंगा और फेयर वैल्यू बताऊंगा। फर्स्ट जनवरी खरीदा कब है? 1 जनवरी 16, 1 जनवरी 2016। इस दिन इसकी फेयर वैल्यू लिखिए 850,000, 850, 8.5 लाख। फिर लिखें 1 जनवरी 18, 616,000, 616,000, यानी 6,16,000। उसके बाद लिखिए 1 जनवरी, क्या बोला था अभी? 1 जनवरी 20, 1 जनवरी 20। $504,000, 504,000। चलिए रिवैल्यूएशन यही है। और उसके बाद लिखिए ऑन 1 जनवरी 21, ऑन 1 जनवरी 21 बिल्डिंग वॉज सोल्ड, बिल्डिंग वॉज सोल्ड फॉर $430,000, 4,30,000। स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। और इस बारे में कुछ नहीं बता रहा तो बाय डिफॉल्ट कर दूँ। मुझसे रिक्वायर्ड है कि इस बिल्डिंग की पैदाइश से वफात तक सारी एंट्रीज करनी है। 1 जनवरी कब से? 14 से लेके 1 जनवरी 21 तक, 1 जनवरी जब बेचा है 1 जनवरी 21 तक सारी एंट्रीज रिक्वायर्ड है। अच्छा, कॉन्सेप्ट वही है जो कल समझाया था। मैं कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करता जाऊंगा, लेकिन अब मैं आपको वर्किंग करा रहा हूं, तो फिगर्स कल की निस्बत आसानी से कैलकुलेट होती जाएंगी। एंट्रीज में ज़बानी बोलूंगा, साथ साथ लिखते जाइएगा। और इस तरह का मतलब ये एक रीजनेबल सवाल है, एग्जाम लेवल का इस तरह का सवाल है, उसमें नॉर्मली 3 रिवैल्यूएशंस होंगी। तो एंट्रीज मांगी है। अच्छी प्रेजेंटेशन ये है कि आपका सोल्यूशन एंट्रीज से शुरू हो, उसके बाद फिर वर्किंग्स आए। तो साल बहुत सारे हैं, कितने हैं? हर 7 साल लग जाएंगे, 7 साल लग जाएंगे। और हर साल में कम से कम 2 एंट्रीज, 1 एंट्री, 7, कुछ 18-19 एंट्रीज आनी है। अब वो आप देख लें कितनी जगह रखनी है। अच्छा, वैसे अगर जगह खत्म हो भी गई तो बाद में आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। एहतियातन आप 18-19 एंट्रीज की जगह छोड़ लीजिएगा। मैं बीच में एंट्रीज बोलता जाऊंगा और वर्किंग करता जाऊंगा। तो जो जो एंट्री बोलता जाऊँ वो एंट्रीज में लिखते जाइएगा, और वर्किंग तो कर रहा हूं तो वर्किंग भी नोट करते जाइएगा। इसकी वर्किंग में ना मैं एक तो डेट लिख रहा हूँ, थोड़ी सी अंग्रेजी, इतनी कोई अंग्रेजी कि आप 2-3 वर्ड लिखना चाहें 2 वर्ड तो वो लिख सकें, या ब्रैकेट में कोई 2-3 फिगर्स प्लस माइनस करनी हो तो उतनी जगह। डेट, थोड़ी सी अंग्रेजी, और अमाउंट के मैं 3 कॉलम बना रहा हूँ। और ये 3 कॉलम असल में मैं वो बना रहा हूँ जो रिवैल्यूएशन की एंट्री में हम 3 अकाउंट ला रहे होते हैं, एसेट, रिवैल्यूएशन, सरप्लस और P&L। ये मैं उनको ना यहाँ पर अकाउंट कॉलम्स की शक्ल में चलाऊंगा। एक एसेट का कॉलम बना रहा हूँ, एक रिवैल्यूएशन से रिलेटेड 2 चीजें होती हैं ना, एक सरप्लस बना रहा हूँ और एक P&L बना रहा हूँ। ये दोनों साथ साथ है ना। अगर एसेट डेबिट करना है तो थोड़ा सा P&L क्रेडिट होगा, फिर सरप्लस क्रेडिट होगा, ये वो दोनों है।
तो वो जो रिवैल्यूएशन वाली एंट्री थी, ये मैं उसकी वर्किंग, उसकी वैल्यूज यहां से निकाला करूंगा। रिवैल्यूएशन वाली एंट्रीज की वर्किंग्स यहां से निकाल के दूंगा आपको। ये हो गए 3 रुपीज वाले कॉलम इस टेबल के अंदर, डेट और थोड़ी सी अंग्रेजी। ये वर्किंग शुरू हो गई हमारी। सबसे पहले खरीदा है कब? 1 जनवरी 14, 960। अगर आपको इसमें कोई खास परेशानी नहीं होती है तो बेशक जगह थोड़ी करने के लिए मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, या 3 जीरो लगाने तो ठीक है, चलेगा। उसके बाद क्या हुआ? डेप्रिसिएशन चार्ज कब कर लें? 31 दिसंबर 14। अच्छा, कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर लें? 960 डिवाइडेड बाय 12, 80। हर लाइन लिखने के बाद ना इसको अपडेट करते जाएंगे कॉलम्स को। कितना? 880। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन हुई है? नहीं, फिर दोबारा डेप्रिसिएशन हुई है 31 दिसंबर 15 को। ये ना एसेट की जिंदगी की सारी डिटेल है, पूरा लॉग है उसका। 31 दिसंबर 15 को फिर डेप्रिसिएशन चार्ज की 80, 800। इस वर्किंग में इन तीनों कॉलम्स को हर लाइन के बाद अपडेट करते जाऊंगा। चले यहां तक रुकते हैं, एंट्रीज लिखें। पहली 1 जनवरी 14, 1 जनवरी 14, पहली एंट्री बता रहा हूं। 1 जनवरी 14 बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से? 960,000 से। 1 जनवरी 14 बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट 960,000। अच्छा, आप ना अपने पेज को मैनेज करने के लिए एक नसीहत करूं आपको। ये आपका पेज है, ठीक है, जिस पर आप लिख रहे हैं, एग्जाम्स के लिए भी याद रखें। डबल एंट्रीज करनी हो या आगे चल के कहीं हम बैलेंस शीट बना रहे हों या इनकम स्टेटमेंट बना रहे हों या कैश फ्लो एक चीज सिखानी है, आप ना अपने इस पेज को ऐसे यूज किया करें कि जो अमाउंट्स लिखनी है, जैसे एंट्रीज हैं, आप उसको कोशिश किया करें कि इसके राइट कॉर्नर तक जाएं। जैसे अभी हम एंट्रीज लिख रहे हैं, तो हो सकता है कोई स्टूडेंट ये काम कर रहा हो कि 1 जनवरी 14 बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट 960। फिर उसके बाद अगली एंट्री, उसकी अंग्रेजी यहां तक चली गई तो उसकी एंट्री की अमाउंट यहां आ गई। फिर अगली एंट्री, उसकी अंग्रेजी यहीं खत्म हो गई तो उसकी अमाउंट यहां आ गई। इस तरह करेंगे ना तो अमाउंट्स गुम हो जाएंगे। आप कोशिश ये किया करें कि जो एंट्रीज भी हैं, इसी तरह से इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह जो भी स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, आप अमाउंट्स को ना राइट अलाइन रखें। जैसे आप एंट्रीज करते हुए प्रॉपर जर्नल ना बनाएं, इस पर टाइम ना जाया करें। आप सिर्फ इस तरह प्रेजेंट करें कि एंट्रीज क्योंकि रिक्वायर्ड थी, इवन के डेट का वर्ड भी ना लिखें, पता ही है डेट लिख रहे हैं आप, और यहां पर डेबिट कह दें, क्रेडिट कह दें। पहली एंट्री 1 जनवरी 14, इवन के डेबिट क्रेडिट, कुछ बच्चे ये भी करते हैं, डेबिट पता ही है, पहले डेबिट लिख रहे हैं उसके बाद क्रेडिट लिख रहे हैं, इस पर टाइम जाया होगा। आप लिखें बिल्डिंग और क्रेडिट थोड़ा सा आगे करके कैश 960,000 और नरेशन मैंने कहा था लिख लिया कीजिएगा। ये एक एंट्री हो गई। इस तरह से स्पेस मैनेज किया करें, अमाउंट्स को ना राइट अलाइन रखा करें, इससे अमाउंट्स और अंग्रेजी में फर्क रहता है। अब अगर किसी एंट्री की अंग्रेजी पहले भी खत्म हो गई, अमाउंट यहीं लिखें उसकी, इससे आपका पेज अच्छा मैनेज हो जाएगा। दूसरी एंट्री 31 दिसंबर 14 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 80,000। अच्छा, अभी तो मैं आपको चूंकि समझा रहा हूं और साथ साथ सॉल्व कर रहा हूं, वरना आप जब इसमें अब कल परसों प्रैक्टिस जब इस पे करेंगे तो आई रिकमेंड कि पहले ना इसको पूरा कर लेना, यहीं से एंट्रीज की अमाउंट मिलती जाएंगी। 1 जनवरी 14 बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट, 31 दिसंबर 14 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, 31 दिसंबर 15 डेप्रिसिएशन डेबिट। यहाँ पे की हुई है सारी कैलकुलेशन, तो 31 दिसंबर 15 तक पहुंच गए हम। डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 80,000। 3 एंट्रीज मैंने बता दिया, रिपीट कर रहा हूं। पहली एंट्री 1 जनवरी 14 बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट 960,000
दूसरी 31 दिसंबर 14 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 80,000। तीसरी 31 दिसंबर 15 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। यहां तक पहुंच गए। जी जी अभी करते हैं ना यार। कब है रिवेलेशन? हाँ तो अभी तो 31 दिसंबर 15 है। 31 दिसंबर 15 तक पहुंचे। अब हम 1 जनवरी 16 को रीवैल्यू कर रहे हैं। रीवैल्यू करके पहुंचना कहां तक है? 850। तो क्या करूं कि 50 हो जाए? 50 ऐड अपवर्ड हो गया। अब इस अपवर्ड की एंट्री बताता हूं। अब इस अपवर्ड के लिए देखना होता है ना कि क्रेडिट कहां करें। पहले यहां नजर मारेंगे, है कुछ तो फिर और बैलेंस अपडेट करते जाना तीनों कॉलम्स का। फिर सुने, है अपवर्ड हुआ है ना, अपवर्ड हुआ है तो यहां लिखने से पहले देखेंगे वहां तो नहीं आ रहा कुछ, पहले कोई पिछला लॉस तो नहीं है, नहीं है सरप्लस में लिख दिया। अभी आगे चल के पिछला लॉस आएगा। एंट्री सुने, चौथी एंट्री 1 जनवरी 16। 1 जनवरी 16 क्या एंट्री करें? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट कितने से? ये देखें यहां खड़े ना हम, 1 2 160। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट 160,000। ये 160 और फिर 1 जनवरी 16 को एंट्री नंबर 5। अब बिल्डिंग को रिवैल्यू करना है, वो हमें यहीं से एंट्री की अमाउंट पता चल गई। बिल्डिंग डेबिट 50,000, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 50,000। हाँ जिस दिन रिवैल्यूएशन हो रही है। अब मैंने रिवैल्यूएशन की डेट कल वाले सवाल में 31 रखी थी, अब फर्स्ट रख दी। कल परसों की प्रैक्टिस में मिड में भी ले आएंगे जी। रिवैल्यूएशन की दोनों एंट्रीज रिपीट कर रहा हूं। 1 जनवरी 16 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट 160,000 और नेक्स्ट 1 जनवरी 16 बिल्डिंग डेबिट 50,000, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 50,000। लिखने की स्पीड तेज से रखिएगा। 1 जनवरी 16 तक 5 एंट्रीज बता दी है मैंने, ठीक है। चलो आगे 1 जनवरी 16 से आगे चलते हैं। अब 31 दिसंबर 16 डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। ये देखें, अब डेप्रिशिएट किसको करना है? 850। 1 2 साल गुजर गए, कितने रह गए? 10। 85। 12 साल लाइफ थी, 2 गुजर गए। अगर आपको लग रहा है तीसरा भी गुजर गया तो गुजरा हुआ साल वो होता है जिसकी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी, तीसरे की तो आप कर रहे हैं। 31 दिसंबर 16 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 85,000। छठी एंट्री बताई है 31 दिसंबर 16 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 85,000। अच्छा अब देखिए, चूंकि अपवर्ड हो गया तो डेप्रिसिएशन बढ़ गई। कॉस्ट मॉडल पे रहते तो कितनी चार्ज होती थी? 80। कितनी एक्स्ट्रा है? तो ये है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। 31 दिसंबर 16 नेक्स्ट एंट्री यानी 7वीं क्या एंट्री हो जाएगी? 5,000 से रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 5,000। ये अभी जो इससे पहले सिखाया था कि जब जब डेप्रिसिएशन की एंट्री चार्ज होगी तो फिर जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट होती जाएगी। तो 31 दिसंबर 16 की डेप्रिसिएशन की एंट्री कर ली, अगली एंट्री उसी के साथ 31 दिसंबर 16 रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 5,000। ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स, इसकी नरेशन होगी ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स।
सरप्लस कम कर दिया ना, इस एंट्री से कम किया है। कितना? ये कम कर दिया। $765 और ये 45। रीवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री की है ना, भी डेबिट किया है, तो अब डेबिट मतलब सरप्लस कम कर दिया हमने, तो अब इतना रह गया सरप्लस। अगर आप टी अकाउंट बनाएंगे ना सरप्लस का, तो यही चीज टी अकाउंट ही हो रही है। मैंने इन कॉलम्स में इसको अपडेट कर लिया, तो टी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये सरप्लस का बैलेंस यहीं से पता चलता जाएगा। 31 दिसंबर 16 से आगे, अब 31 दिसंबर 17 आ जाए, चूंकि रिवैल्यूएशन मजीद नहीं है तो यही काम रिपीट हो जाएगा। तो यही दोनों एंट्रीज रिपीट हो जाएंगी, डेप्रिसिएशन की एंट्री 85 से और सरप्लस ट्रांसफर की एंट्री 5 से। 31 दिसंबर 17 डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 85,000 और 31 दिसंबर 17 रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट 5,000। डेप्रिसिएशन की एंट्री होती जा रही है, ट्रांसफर की एंट्री होती जा रही है। जब तक खत्म नहीं होता वो भी रिवैल्यूएशन में बताता हूँ आगे। क्या हर साल जब जब डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे तब तब देखें, कॉस्ट मॉडल पे रहते तो कितनी डेप्रिसिएशन होती थी, तो अब हर साल 85 हो रही है ना, तो हर साल ये 5 एक्स्ट्रा है, तो हर साल 7 एंट्री आएगी। इकतीस दिसंबर 17 तक सारी एंट्रीज रिपीट कर रहा हूं, ऑनलाइन वाले भी चेक कर लें इसको, आप लोग देख लें। 1 जनवरी 14 बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट 960,000। 31 दिसंबर 14 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 80,000। 31 दिसंबर 15 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 80,000। 1 जनवरी 16 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट 160,000 और अगेन 1 जनवरी 16 बिल्डिंग डेबिट डिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 50,000। 31 दिसंबर 16 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 85,000। 31 दिसंबर 16 रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट 5,000 और यही दोनों 31 दिसंबर 17 पे भी रिपीट हो जाएंगे। यहां तक पहुंचे? अब अगली ये क्या बना? 680 40। अब हो रही है रिवैल्यूएशन 1 जनवरी 18 पे। कहां तक पहुंचाना है इसको? 616, ये लाइन आ रही है नजर? इसको 616 तक पहुंचाना है, इनफैक्ट गिराना है। कितना? 64। अब हमें यहीं से पता चल रहा है सरप्लस में कितनी जगह है? 40 की। बाकी फिर कितना? वो P&L में चला जाए। हमने इसको यहां तक लाना है ना, तो 64 डाउन हो गया। अब ये जो 64 का लॉस है, पहले लॉस सरप्लस देखें है इतना, तो 40 सरप्लस डेबिट, जो मजीद हुआ है वो P&L। लॉस कर रहा हूं ना, लॉस की वजह से किया है, पॉजिटिव कर लें इसको। सिर्फ मैंने इस कैलकुलेशन को यहां पर बनाया है। अगर आप इसको 24 पॉजिटिव लिखना चाह रहे हैं पॉजिटिव लिख लें, लेकिन आगे जो काम करूंगा फिर वो अकॉर्डिंगली चलाना, इसलिए पहले ब्रैकेट के साथ पूरा कर लें इसको, फिर ब्रैकेट्स हटाने हो तो बताऊंगा फिर क्या चेंजेस आएंगे। ये लाइन पहले समझ लें, 680 तक हम पहुंच गए थे। अब रीवैल्यू करके इसको कहां तक पहुंचाना है? 616 दिया हुआ 616, तो डिफरेंस है तो इतना बनता है। अब ये रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड हो गई, बिल्डिंग होनी है क्रेडिट, तो अब डेबिट के लिए पहला नंबर आएगा सरप्लस का, देखना पड़ेगा कितना है, तो देख लें 40 इसको चार्ज होगा, मजीद कितना चाहिए वो P&L को चार्ज होगा। 1 जनवरी 18 की एंट्रीज, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट, नहीं सॉरी, हाँ सही है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट। देखें
ये तो सब साफ कर दी थी ना, अब रह गई थी ये 170, ये तो खत्म कर दी थी। इससे ऊपर बस ये दो ही हैं। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट 170,000, 170,000। और अगेन 1 जनवरी 18 रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 40,000, P&L डेबिट 24,000, बिल्डिंग क्रेडिट 64,000। और अब इन कॉलम्स को अपडेट किया तो ये हो गया हुआ है 0 और ये हो गया हुआ है 1 जनवरी 18, दोनों बता रहा हूं। एक होगी एक्यूमुलेटेड एलिमिनेट, ये दो हैं जो अभी तक चार्ज हुई थी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट 170,000, और फिर एसेट रीवैल्यू करना है, उस एंट्री की अमाउंट हमें यहां वर्किंग से मिल रही है। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 40,000, P&L डेबिट 24,000, बिल्डिंग क्रेडिट 64,000। ठीक है यहां तक? चलें इसके आगे अब वो जो लॉस वाली बात शुरू हो जाएगी वो फिर इंशाल्लाह इसको मैं कल कंटिन्यू करता हूं। कल एक बात की थी आपसे, उसको टॉपिक शुरू किया था। बाकी चीजें भी कुछ चलेंगी, जैसे CFAP खत्म हो जाए तो उसके लिए मैं कुछ हफ्ते 10 दिन बाद 15 दिन बाद एक बयान रख लेता था, बच्चे काफी आ जाते थे, ये कर लिया करूंगा। उसके अलावा ना रोज रोज थोड़ा 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 रोज रोज रोज, तो जो हमारा दीन है इसमें बहुत सारी क्वालिटीज हैं, और वो क्वालिटीज हमारे अंदर आनी शुरू हो जाएं, उसके लिए हमारे लिए जो बेस्ट मॉडल इस दुनिया में मौजूद हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनकी ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। और उनको दुनिया में भेजा ही इसलिए गया था कि दीन सिखाना है और ज़िंदगी गुजारनी कैसे। मैं स्टार्ट ही एक हदीस से कर रहा हूँ, और रोज़ मैं ये काम किया करूँगा कि रोज़ एक हदीस, और सारा जो है ना मेनली वो हमारे जो मामलात हैं इखलाक इससे रिलेटेड होंगी। तो जो शुरू ही मैं जिस बात से कर रहा हूँ, मुस्लिम 6017, ये FR1 की क्लास का नहीं, कॉस्ट से डिफरेंट करता हूँ। चल ये बताता हूँ। आप इस पोजीशन में तो अभी नहीं होंगे, आप अपने बड़ों से कह सकते हैं इस बात को, और ये याद रखिएगा जब भी इस पोजीशन में आएंगे तो तब के लिए याद रखिएगा। बुखारी 6005 सैयदना सहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। तो आप कल को इस मुकाम तक पहुँचें, इस जन्नत के टिकट को हासिल करें। अगर नहीं तो अपने वालिदैन बड़े जो भी हैं उनको इस चीज़ के लिए कन्विंस करें। देखें होंगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।